नेपाल का विस्तृत इतिहास। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय भौगोलिक विविधता और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास हजारों वर्षों तक फैला हुआ है, जिसमें कई राजवंशों का उत्थान और पतन, बाहरी शक्तियों के साथ संघर्ष और अंततः एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसका उदय शामिल है। आइए नेपाल के इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित कर गहराई से समझते हैं। 1. प्राचीन काल लगभग 2500 ईसा पूर्व 879 ईस्वी। किरात काल लगभग 800 BC ईस्वी। नेपाल का सबसे पहला ज्ञात राजवंश किरात था। इन लोगों का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि इन्होंने काठमांडू घाटी में शासन किया था। इनका शासनकाल लगभग 800 BC से 100 ईस्वी तक चला। किरात राजा यलंबर को अक्सर पहला किरात राजा माना जाता है। इस काल में व्यापार और कृषि का विकास हुआ। लिच्छवी काल लगभग 100 ईस्वी 879 ईस्वी। किरात राजवंश के पतन के बाद भारत से आए लिच्छवियों ने काठमांडू घाटी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लिच्छवी काल को नेपाल के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान कला, वास्तुकला, धर्म और प्रशासन में अभूतपूर्व प्रगति हुई। धार्मिक विकास, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों फले फूले। कई महत्वपूर्ण मंदिर और स्तूपों का निर्माण हुआ। कला और वास्तुकला, पत्थर और धातु की मूर्ति कला, काष्ठ कला और मंदिरों का निर्माण अपने चरम पर था। सामाजिक संरचना, समाज व्यवस्थित था और प्रशासन सुदृढ़ था। प्रमुख शासक मानदेव प्रथम, शिवदेव प्रथम और नरेंद्र देव इस काल के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। मानदेव प्रथम के काल में सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से नेपाल का अत्यधिक विस्तार हुआ। 2. मध्यकालीन नेपाल 879 ईस्वी 1768 ईस्वी। ठाकुरी काल 879 ईस्वी 1200 ईस्वी। लिच्छवी राजवंश के बाद ठाकुरी वंश का उदय हुआ। ये काल राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय खंडन का काल था। इस दौरान कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। मल्लकाल 1200 ईस्वी 1768 ईस्वी। मल्लकाल नेपाल के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण दौर था। इस काल में काठमांडू घाटी में 3 प्रमुख मल्ल राज्यों का उदय हुआ। काठमांडू नेपाल मंडल यह सबसे प्रमुख राज्य था। पाटन, ललितपुर कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध। भक्तपुर, भादगांव अपनी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। विशेषताएं: मल्ल शासकों ने कला, साहित्य, धर्म और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। काठमांडू घाटी के विश्व धरोहर स्थलों में से कई का निर्माण इसी काल में हुआ, लेकिन आपस में संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता के कारण ये राज्य कमजोर पड़ गए, जिससे शाह शासकों को लाभ हुआ। 3. एकीकरण का काल और शाह राजवंश 1768 ईस्वी 2008 ईस्वी। पृथ्वी नारायण शाह 1768 ईस्वी 1775 ईस्वी। गोरखा साम्राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का निर्माता माना जाता है। उन्होंने विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर एक विशाल नेपाल राष्ट्र का निर्माण किया। 1768 में उन्होंने काठमांडू घाटी को जीत लिया और नेपाल को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दिव्योपदेश नामक अपनी सलाहों में एक मजबूत, स्वतंत्र नेपाल की कल्पना की। विस्तार और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-1816। पृथ्वी नारायण शाह के उत्तराधिकारियों ने नेपाल की सीमाओं का और विस्तार किया, जिससे ब्रिटिश भारत के साथ टकराव हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल को कुछ क्षेत्रों को खोना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। इस युद्ध के बाद सुगौली की संधि 1816 हुई, जिसने नेपाल की वर्तमान पश्चिमी सीमा को परिभाषित किया। राणा शासन 1846 ईस्वी 1951 ईस्वी। 1846 में जंग बहादुर राणा ने एक तख्ता पलट किया और राणा राजवंश की स्थापना की। राणाओं ने प्रधानमंत्रियों के रूप में पूर्ण शक्ति प्राप्त की और शाह राजाओं को नाम मात्र के शासक बना दिया। राणा शासन एक सत्तावादी और वंशानुगत प्रणाली थी, जिसने देश को एक सदी से अधिक समय तक नियंत्रित किया। इस काल में देश का आर्थिक और सामाजिक विकास बहुत धीमा रहा। आधुनिकीकरण की शुरुआत। हालांकि राणा शासन के अंतिम चरणों में कुछ आधुनिकीकरण के प्रयास किए गए, जैसे कि शिक्षा और बुनियादी ढांचे में। लोकतांत्रिक आंदोलन 1930 के दशक से राणा शासन के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन तेज हो गया। 4. लोकतंत्र की ओर आधुनिक नेपाल 1951 ईस्वी। वर्तमान 1951 की क्रांति। भारत की स्वतंत्रता के बाद नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक आंदोलन और राजा त्रिभुवन के समर्थन से राणा शासन 1951 में समाप्त हो गया। नेपाल में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। पंचायती व्यवस्था 1960 ईस्वी 1990 ईस्वी। 1960 में राजा महेंद्र ने एक शाही तख्ता पलट किया और बहुदलीय लोकतंत्र को समाप्त कर पंचायती व्यवस्था लागू की। यह एक गैर दलीय प्रणाली थी, जिसे राजा ने लोकतांत्रिक बताया। जन आंदोलन आय 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली के लिए एक बड़े पैमाने पर जन आंदोलन आय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राजा बीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र को बहाल किया। माओवादी विद्रोह
1996 ईस्वी, 2006 ईस्वी। 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी ने राजशाही के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। इस गृह युद्ध ने देश को गंभीर रूप से प्रभावित किया और लगभग 17,000 लोगों की जान ली। शाही नरसंहार 2001 में शाही परिवार के नरसंहार में राजा बीरेंद्र और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए। इस घटना ने देश को सदमे में डाल दिया और नए राजा ज्ञानेंद्र के शासन को लेकर कई सवाल उठाए। जन आंदोलन 2006 में लोकतंत्र और शांति की बहाली के लिए एक और बड़ा जन आंदोलन 2 हुआ। इसने राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता त्यागने के लिए मजबूर किया और माओवादियों के साथ एक व्यापक शांति समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। राजशाही का अंत और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 में नेपाल की संविधान सभा ने राजशाही को समाप्त करने और नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के लिए मतदान किया। संविधान का निर्माण 2015 लंबे विचार विमर्श और कई राजनीतिक गतिरोधों के बाद नेपाल ने 2015 में अपना नया संविधान अपनाया। निष्कर्ष: नेपाल का इतिहास संघर्षों, परिवर्तनों और विकास से भरा है। प्राचीन राजवंशों से लेकर आधुनिक गणराज्य तक नेपाल ने विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। आज नेपाल एक युवा गणराज्य है जो अपने इतिहास से सीखकर और अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। अपनी सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के साथ नेपाल विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा है।